हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और पढ़ाई लिखाई कैसी आप लोग की चल रही है। वीडियो आपको मिलना प्रारंभ हो गया है और आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स के, जीएस के या अन्य विषयों के। ठीक है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके लिए पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अधिकतम वीडियो अब मैं उपलब्ध करा पाऊँ। ठीक है, और बस आप लोग पढ़ते रहिए। जो आपको नोट्स दिए गए हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं लिए वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, बैच से जुड़ सकते हैं। तो नोट्स पढ़ना, जो मैंने मटेरियल आपको दिया है, जो स्टडी मटेरियल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कंपाइल किया गया है, घटना चक्र वगैरह इन सबको उसमें शामिल किया गया है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वगैरह। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जितनी बार हो सके लॉन्ग नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को, हिंदी को रिवाइज करते रहिए। और जो लोग मुख्य परीक्षा के बैच से भी जुड़ चुके हैं तो वो लोग जो है अपना निबंध लेखन का कार्य अभी से प्रारंभ कर दें। ठीक है, हफ्ते में 2 निबंध, 3 निबंध, जितने भी लिख सकते हैं। अगर 2 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे क्या है ना कि प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपको निबंध लेखन की शैली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि निबंध लेखन की प्रक्रिया ऐसी है जो सतत चलने वाली है और जितना आप इसको करेंगे उतना ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। चूँकि ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है कि आपने बस रट लिया और समझ लिया, निबंध हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग अभी से मतलब बस कुल मिलाकर के आपको लिखना है। आप कुछ भी लिखिए, आप लिखेंगे ना तो विचार अपने आप आपके अंदर आते जाएंगे। ठीक है ना। करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज प्रारंभ हो चुकी है, एक सीरीज आपको मिल चुकी है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम करंट के प्रमुख टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाएंगे। जीएस पर भी हम जल्दी ही काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं। जो लोग बैच से जुड़ गए हैं अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो वो फिर इस नंबर पर जा कर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जा कर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर दिया गया है। ठीक है, 6393350769। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके RO-ARO 2022-23 और BEO खंड शिक्षा अधिकारी 2022-23 परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। प्रमुख चर्चित व्यक्ति हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 आपको मिल चुका है। इसके अलावा भी आपको और जल्दी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिना फॉर्मेलिटी का आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तो हमारा वही बैच प्रारंभ है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए के वेणुगोपाल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये देश के अटॉर्नी जनरल हैं और इनका जो कार्यकाल है तो सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वेणुगोपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में देश के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। कब? 2017 में जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता, जो देश का अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन्होंने मुकुल रोहतगी की स्थान लिया था, जगह ली थी। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल थे वो थे मुकुल रोहतगी। ठीक है, वेणुगोपाल 1979 और 1980 के बीच भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, कब? 79 और 80, यानी कि जो है करीब 1-2 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। और इन्हें 2002 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न होता है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और चौथा होता है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो इन दोनों पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी के बारे में पढ़ लेते हैं, इनका फोटो देख लीजिए आप लोग। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको हम कहते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या कहते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को कहते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको हम बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। और अगर आपने हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ लिया और नोट्स वगैरह आपने करंट के पढ़ लिए अच्छे से, तो मुझे लगता है कि इस बार जो भी 20-22-25% करंट अफेयर्स के आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारी पूरी कोशिश रहेगी और आप लोग भी अच्छे से रिवाइज करते रहिए। गुप्ता आयकर विभाग के 1986
बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने IRS सेवा क्वालिफाई किया था 1986 बैच में, ये IRS ऑफिसर हैं। इन्होंने JB महापात्रा का स्थान ग्रहण किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1963 में हुई थी और बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 6। ठीक है, कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 6 से ज़्यादा इसमें सदस्य नहीं हो सकते हैं। एक अध्यक्छ होगा, ठीक है, फिर 4, 5, 6 जो भी सदस्य हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है सामंत कुमार गोयल, ये है उनका पिक, देख लीजिए आप। गोयल को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम कहते हैं रॉ, ठीक, भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है। इनका कार्यकाल जून 2023 तक रहेगा। ठीक है, गोयल 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी, ये ध्यान रहे, पंजाब कैडर के 1984 बैच के IPS ऑफिसर हैं ये। 2019 में गोयल ने अनिल धस्माना का स्थान लिया था। ठीक है, 2019 में इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, और अभी फिर से इनकी पुनर्नियुक्ति उसी पद पर कर दी गई है। रॉ का गठन 21 सितंबर 1968 को हुआ था और रॉ के जो संस्थापक थे वो हैं RN काओ और इंदिरा गांधी। ठीक है, यानी कि उस समय जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब जाकर के इसका गठन हुआ था रॉ का। चलिए नेक्स्ट, तपन कुमार डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। डेका साहब को, तपन कुमार को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल के कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। या तो 2 साल तक रहेंगे या हो सकता है अगर बीच में कोई आदेश आ गया तो हो सकता है तभी इनको इस्तीफा देना पड़े। तो इस कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है और ये 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं। ठीक है, 88 बैच के हैं। डेका ने वर्तमान इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार का स्थान ग्रहण लिया है। अभी यानी कि अरविंद कुमार इस स्थान पर थे, अब इनको नियुक्त किया गया है और IB का गठन 1887 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार ये डेट चेक कर लेना, हमें लग रहा है 1987 होना चाहिए। ठीक है, मैं भी चेक कर लूँगा, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, शायद वो मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, चूँकि 1987 होना चाहिए, फिर भी मैं देख लेता हूँ। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है, अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने अमिताभ कांत के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइए कि अमिताभ कांत को किस पद पर नियुक्ति दी गई है, क्या बने हैं वो। पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको। तो इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। अय्यर ने 2009 में भारतीय सिविल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी उन्होंने VRS ले लिया था। ठीक है, VRS ले लिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने विश्व बैंक में जल संसाधन प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। 2016 में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए अय्यर को नियुक्त किया था। जब सरकार स्वच्छ भारत मिशन लाई थी तो इनकी जो है, इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, बढ़ चढ़ के सहयोग किया था। तो इनकी नियुक्ति की गई थी कि स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से लागू कैसे किया जाए, तो इनको जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है श्याम सरन, इंडिया इंटरनेशनल के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। श्याम परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि भी रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ स्टडीज़ और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य भी हैं। 2011 में इसको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और इन्हें जापान सम्राट द्वारा वर्ष मई 2019 में स्प्रिंग ऑर्डर गोल्ड सिल्वर स्टार प्राप्त हुआ, यानी जापान सरकार द्वारा के जो जापान का सम्राट है उसके द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट है आपके राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ये दिनकर गुप्ता साहब हैं। NIA
ठीक है। दिनकर गुप्ता जी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। पंजाब कैडर के 1987 बैच के ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, IPS ऑफिसर 1987 बैच के NIA के महानिदेशक बने हैं, DG। पंजाब पुलिस महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। NIA की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी और इसके संस्थापक थे राधा विनोद राजू। कौन थे? राधा विनोद राजू। नेक्स्ट है आपके DJ पांड्यान। नव विकास बैंक यानी कि NDB ने पांड्यान को भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। जो नव विकास बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें जो भारत का क्षेत्रीय कार्यालय है उसके ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक, एक व्यक्ति के बारे में, ठीक, तो उससे संबंधित कम से कम 4-5 फैक्ट आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। NDB का क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में है, ठीक है। और पांड्यान इससे पहले एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी थे। पांड्यान सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। NDB की स्थापना ब्रिक्स द्वारा 2014 में की गई थी, ब्रिक्स, ठीक है। बताइएगा ब्रिक्स ये क्या है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, अगर आपको जानकारी कमेंट करिएगा। और NDB का मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई, चीन में, ठीक। जो नव विकास बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो चीन के संघाई शहर में स्थित है। भारत में जो उसका क्षेत्रीय कार्यालय था उसका महानिदेशक बना दिया गया है आपको पांड्यान साहब को। नेक्स्ट है लिसा स्टालेकर, देख सकते हैं आप लोग। लिसा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई। ध्यान रहे, ये फीफा की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। स्विट्जरलैंड के न्यून में आयोजित फीफा कार्यकारी समिति की बैठक में इन्हें अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक हुई थी कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, अध्यक्ष किसको चुना जाएगा, तो इनको बनाया गया है। पुणे महाराष्ट्र में जन्मी, मूलतः ये महाराष्ट्र की हैं। स्टालेकर ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 187 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। ये जो है 187 मैच उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। वह है वनडे क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर। ध्यान रहे, वनडे क्रिकेट में 1000 रन बनाए हैं और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। वर्ष 2021 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके रुचिका कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। रुचिका TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। इस नई नियुक्ति से पहले रुचिरा भूटान में भारत की राजदूत थीं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो उनकी नियुक्ति की गई है इससे पहले ये किस पद पर थीं या किस देश में ये राजदूत थीं, तो ये भूटान में राजदूत थीं, लेकिन इनको हाल ही में क्या किया गया है, UN में इनको भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। रुचिरा 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी हैं। 2011 से 2014 तक वह भारत की पहली महिला चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थी। नेक्स्ट है आपके विनय कुमार सक्सेना साहब, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। दिल्ली आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है या कह लें NCR है, ठीक है, तो उसके ये लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पूर्व सक्सेना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले ये अध्यक्ष थे इसके। इस पद पर इन्होंने अनिल बैजल का, जो अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यानी कि उपराज्यपाल थे दिल्ली के, वो अनिल बैजल साहब थे, तो उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। मार्च 2021 में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में भी इनको नियुक्ति किया गया है।
नवंबर 2020 में उन्हें वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार चयन पैनल के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। यानी जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, तो इसकी एक समिति बनती, एक पैनल बनता है कि किन किन लोगों को ये पुरस्कार रिकमेंड किया जाएगा। तो जो समिति बनी थी उसमें भी ये सदस्य जो है नामित किए गए थे, इसको विनय कुमार सक्सेना साहब को। नेक्स्ट है एस मुंद्रा। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, अभी बताएंगे, देखिए कहाँ पर सुना होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक, जिसको हम कहते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शेयर मार्केट भी कहते हैं। इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन का स्थान ग्रहण किया है। मुंद्रा RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। ध्यान रहे, ये भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने हो सकता है इनका नाम पहले भी सुना होगा। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है। तो जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो पहले था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जिसको BSE कहते थे, है ना, या अभी इसका पुराना नाम तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है, ठीक है, मुंबई भी हो गया है, तो BSE ही कहते हैं उसको। तो ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना हुई थी आपकी 1875 में। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। संस्कृत और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान रमाकांत शुक्ला का निधन हो गया है। उन्हें कविता मामा जननी के लिए संस्कृत श्रेणी के तहत 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक। साहित्य के क्षेत्र में ये काफ़ी बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, और ये जितनी हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में दिया जाता है। तो इन्हें 2018 में इनकी कविता थी मामा जननी, और संस्कृत में इन्होंने लिखी थी, चूँकि संस्कृत के और ये विद्वान रहे हैं, हिंदी में भी लिखते थे लेकिन संस्कृत में ज़्यादा लिखते थे, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए 2013 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया था, ठीक है, यानी कि पद्मश्री भी है ये। रमाकांत संस्कृत में त्रैमासिक पत्रिका अर्वासीन संस्कृतम के संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक भी थे। इनका जन्म यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में हुआ था। बताइए, यूपी का जो बुलंदशहर है उसमें एक जगह है खुर्जा, ठीक है। खुर्जा किस लिए फेमस है ये समझिए, PCS का, RO का, ये सब परीक्षाओं का प्रश्न है, और एक नहीं कई बार पूछा गया है कि खुर्जा जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न बनता है, इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। देखते कितने लोग सही, जो लोग सीरियस हैं वो निश्चित रूप से इसका आंसर मुझे लगता है कि सही देना चाहिए, ठीक है। खुर्जा शहर किस लिए प्रसिद्ध है। उस जस्टिस सुधांशु धूलिया, इनका नाम भी आपने पहले सुना होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं, ठीक है। सुधांशु धूलिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी कि जज नियुक्त किया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सुदूर गांव मदनपुर के रहने वाले हैं। बेसिकली उत्तराखंड के हैं ये, पौड़ी गढ़वाल के हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून और इलाहाबाद में हुई थी, और वे सैनिक स्कूल लखनऊ के पूर्व छात्र भी रहे हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और कानून की पढ़ाई यानी कि ग्रेजुएट वगैरह, और ये लॉ जो है इन्होंने कहाँ से किया है, पूरब के ऑक्सफोर्ड यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने ये पढ़ाई की है। और आज के अंतिम व्यक्ति देख लेते हैं, अजय मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक है। बताइए महाधिवक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा कमेंट कर दीजिए आप लोग। महाधिवक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उसका काम क्या होता है, ठीक है। इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा पूछते रहते हैं ताकि आप लोग भी एक्टिव रहें, ठीक है। सारा कुछ हमारे भरोसे ना चले, कुछ आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, अपने मन से कुछ खोजेंगे, गूगल सर्च मारेंगे, ठीक है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और मतलब जब वन वे पढ़ाई होती है ना, तो मज़ा नहीं आता है। मतलब जितना हम एक्टिव हैं आपको पढ़ाने के लिए, थोड़ा अगर आप भी रहेंगे ना, तो दोनों मिल करके जब काम करेंगे तो एक कुछ नतीजा अच्छा निकल के आएगा, ठीक है।
चलिए, इन्होंने महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का स्थान लिया है अभी, यानी वर्तमान में राघवेंद्र सिंह साहब थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, संविधान में ये वर्णित है, 165 में पूछा भी गया है कई बार, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, राज्य स्तर पर महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अगर राज्य सरकार को कोई सलाह लेनी हो, कानून के मामले में कोई मामला फंस गया, कोई वाद फंस गया, ठीक है, कोर्ट से संबंधित है, कानून से संबंधित है, तो अगर किसी से अगर राज्य सरकार को सलाह लेनी है तो एक तरह समझिए कि ये जो है राज्य सरकार का सरकारी वकील होता है। ठीक है, जैसे कोर्ट वगैरह में भी ये पेश होते हैं, जाते हैं, पैरवी करते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, सरकार को सलाह भी देते हैं। तो अगर राज्य सरकार को सलाह लेनी होती है तो ये किससे लेता है? अपने महाधिवक्ता से ही सलाह लेता है। महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं, और जैसे ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ऐसे ही राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, और राज्यपाल जब तक चाहेंगे तब तक रखेंगे, नहीं तो उनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो पहले हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते थे स्क्रीन रिकॉर्डर से, इसमें मेरी आवाज़ आती थी, चेहरा नहीं दिखता था। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ें हैं, तो कैसा आपको लग रहा है थोड़ा सा कमेंट करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और जो बातें आपसे पूछी गई हैं उनके बारे में भी आपको बताना है कि कौन कौन से जो है उत्तर आप बता सकते हैं, कितनी आपकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, मैं भी देख लूँ आप कि मतलब अभी कितना आपको और कवर करना है, कितना और पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, सही से कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।